बच्चों, आज निराला जी की दूसरी कविता जो तुम लोगों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, नाम है अट नहीं रही है। इसके संबंध में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। निराला जी की जो पहली कविता है, तुम लोगों के सिलेबस में उत्साह, इसके संबंध में हम लोगों ने जानकारी हासिल की है। मैंने बताया है कि निराला जी छायावादी कवि हैं और उनकी जो कविताएं तुम लोगों को पढ़ने के लिए दी गई हैं, ये कविताएं भी छायावादी कविता हैं। छायावाद के बाद प्रगतिवाद आता है हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो निराला जी जो है वो प्रगतिवादी कविता भी लिखे हैं। तो मैं छायावादी कविता की विशेष रूप से चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वे छायावादी होने के साथ साथ प्रगतिवादी भी माने जाते हैं। ठीक है, प्रगतिवादी जो कविता होती है उसका स्वर दूसरे ढंग का होता है, वो एक प्रचारात्मक कविता है। ठीक है, और जीवन के यथार्थ का वर्णन उस कविता में किया गया है, प्रगतिवादी कविता में। लेकिन वो दूसरा विषय है। हम लोग तो यहाँ पर इनकी छायावादी कविता पढ़ रहे हैं। आज जो कविता है उसका नाम है अट नहीं रही है। यह अट नहीं रही है, इसका क्या तात्पर्य हुआ? अट नहीं रही है, अटना जो है किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु में, बर्तन में रखना। ठीक है, मान लो कि जल हम किसी बर्तन में रखते हैं, घड़े में या बाल्टी में या और भी किसी बर्तन में रखते हैं। जब जल की राशि अधिक होती है और बर्तन की क्षमता छोटी होती है, कम होती है, तो वैसी स्थिति में जब हम उस बर्तन में जल रखते हैं तो वह जल पूरी तरह उसमें अट नहीं पाता है। ठीक है ना? तो यहाँ आखिर विषय क्या है? कौन सी ऐसी चीज है अट नहीं रही है? ठीक है, तो इसका मतलब है कि कोई ऐसी वस्तु है जो स्त्रीलिंग है, जिसके बारे में कवि कहता है कि अट नहीं रही है। अब देखो, इसके संबंध में हमें जानकारी मिलेगी कविता पढ़ने पर, कुछ जानकारी मिल सकती है। सबसे पहले मैं कविता पढ़ूंगा। कविता इस प्रकार है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की। आभा मतलब सुंदरता। फागुन एक महीने का नाम है, हिंदी महीने का नाम है। तो आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, अट नहीं रही है। समझे? एक प्रकार से गीत शैली में यह कविता लिखी गई है, इसको गाया भी जा सकता है। आगे कहता है कवि कि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। कवि किसी से बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर तुम शब्द का प्रयोग करता है, संबोधन है यह। कहता है कि कहीं सांस लेते हो, जिससे बात कर रहा है उसके बारे में कह रहा है कवि कि कहीं सांस लेते हो
और घर घर भर देते हो। और उड़ने को नभ में, नभ कहते हैं आसमान को, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, अट नहीं रही है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। ठीक है, आगे देखो क्या कहता है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, अट नहीं रही है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। ठीक है, अब देखो कविता तो पढ़ ली गई, और कविता के पढ़ने के बाद लगता है कि कवि फागुन महीने के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है? कहता है कि अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। आभा फागुन की मतलब फागुन के महीने का वर्णन है इस कविता में। तुम्हें जानकारी होनी चाहिए कि जो छायावादी कवि रहे हैं उनका विषय प्रकृति वर्णन, महत्वपूर्ण विषयों में से एक विषय प्रकृति वर्णन भी है। कवि प्रकृति वर्णन में खूब दिलचस्पी लेता है और सुंदर सुंदर रचना कर देता है, कविता लिख देता है प्रकृति वर्णन करने के दौरान। तो निराला जी भी एक कुशल कवि हैं और प्रकृति वर्णन में बहुत सिद्ध हैं कवि। ठीक है, प्रकृति वर्णन करने में सबसे अधिक पंत जी हैं, सुमित्रानंदन पंत, उनको प्रकृति का चितेरा कहा जाता है। लेकिन छायावादी कवि जितने भी हुए हैं, जैसे मान लो जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, ठीक है, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, और भी जितने भी हैं, दिनकर जी भी हैं उसी में, छायावाद में ही दिनकर जी भी आते हैं, लेकिन उनकी कविता का स्वर दूसरा है, राष्ट्रीय स्वर है, राष्ट्रवाद की बात है उसमें। ठीक है, दिनकर जी हैं और हरिवंश राय बच्चन है, ये सब जो है ना वो छायावाद में ही हुए थे। तो इन सारे कवियों की कविताओं का स्वर जो है, जो जो थीम है, जो विषय वस्तु है, अलग अलग है, और लिखने का तौर तरीका भी सबका अलग अलग है, शैली अलग अलग है। व्यक्ति विशेष के कारण कविता की शैली बदल जाती है। कविता का लिखने का जो तौर तरीका है, जो ढंग है, जो स्टाइल है, इसे शैली कहते हैं, तो कवि पर निर्भर करता है। ठीक है, तो जितने कवि उतने ही प्रकार की तुमको शैलियां मिल जाएंगी, स्टाइल कविता की। ठीक है, तो निराला जी की दूसरी शैली है, इनका लिखने का अपना एक ढंग है ना। भाषा में जो शब्दों का चयन होता है, उनका एक अपना ढंग है चयन करने का, है कि नहीं। अब यहाँ पर देखो, इस कविता में देखोगे सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है, हिंदी के सरल शब्दों का। बोल ऐसा लगता है कि बोलचाल के शब्दों का प्रयोग इस कविता में ज्यादा है। और इससे पहले जो उत्साह नामक कविता तुमने पढ़ी, तो उसमें तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग है, और इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग थोड़ा कम है। तत्सम शब्द का प्रयोग भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कम है। तो छायावादी जितने भी कवि हुए हैं, उस सब ने प्रकृति वर्णन में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। और यहाँ पर कहता है कि अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। तो फागुन जो महीना है, जो ऋतु है, हमारे यहाँ 6 प्रकार की ऋतुएं हैं, है ना।
ग्रीष्म ऋतु है, फिर वर्षा ऋतु है, हेमंत ऋतु है, शरद ऋतु है, शिशिर ऋतु है, वसंत ऋतु है। 6 प्रकार की ऋतुएं मानी गई है। ठीक है। तो इन ऋतुओं में सबसे श्रेष्ठ ऋतु वसंत को माना गया है। श्रेष्ठ मत इस महीने में, इस अर्थ में कि इस ऋतु में आकर के मौसम पूर्णतः मनोनुकूल हो जाता है। मनुष्य के मन के मुताबिक मौसम हो जाता है, सुखद मौसम हो जाता है। तुम देखोगे ग्रीष्म के मौसम में, गर्मी के मौसम में अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण लोग व्याकुल हो जाते हैं। वर्षा के मौसम में देखोगे अत्यधिक वर्षा होने के कारण लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। शरद ऋतु में देखोगे अत्यधिक ठंड पड़ जाने के कारण लोग सर्दी के मारे घर से बाहर नहीं निकलते, या निकलते भी हैं तो गर्म कपड़े पहन कर निकलते हैं। उसके बाद फिर हेमंत ऋतु को ले लो। हेमंत ऋतु क्या है? हेमंत ऋतु जो है वो शरद ऋतु अर्थात जाड़े की ऋतु बदलने के बाद जो ऋतु आती है, मतलब अगहन और पूष का जो महीना होता है, अगहन और पूष के ये जो 2 महीने हैं, ये सर्दी के महीने हैं। इन 2 महीनों में सर्दी चरम सीमा पर पहुंच जाती है, खूब ठंड पड़ती है, बर्फ गिरती है जहां तहां। ठीक है। तो हेमंत को जो है इन्हीं 2 महीनों के लिए हेमंत ऋतु का प्रयोग होता है, माना जाता है। उसके बाद शिशिर ऋतु है। शिशिर में क्या होता है कि धीरे धीरे पतझड़ शुरू हो जाता है ना। जैसे जैसे सर्दी के बाद जैसे जैसे गर्मी आने लगती है, और गर्मी के आने के बाद जो है प्रकृति में भी परिवर्तन होने लगता है। देखोगे पेड़ पौधे जो है वो उनके पत्ते पीले पीले हो जाते हैं, झड़ने लगते हैं। और कुछ तो ऐसे पेड़ हैं जिनके पत्ते पूर्ण रूप से झड़ जाते हैं। एकदम ऐसा लगता है जैसे वो पेड़ जो है वो वस्त्रहीन हो गए, है कि नहीं। तो इस प्रकार से पतझड़ हो जाता है शिशिर में। और पतझड़ हो जाने के बाद फिर बसंत ऋतु का आगमन होता है। इस वसंत ऋतु में क्या होता है? तो वसंत ऋतु में धीरे धीरे पेड़ पौधों में पत्ते आने लगते हैं, है ना। बाग बगीचों में फूल खिल जाते हैं, और एक प्रकार से शीतल मंद सुगंधित हवा बहने लगती है। और इस ऋतु में जो है ये बहुत मजेदार ऋतु कहलाती है। बसंत ऋतु ऋतुओं का राजा है। ठीक है। ऋतुओं का राजा जो है बसंत को कहा गया है। इसलिए राजा कहा गया है कि इस ऋतु में सबको बड़ा ही आनंद आता है। यह बड़ा ही सुखद ऋतु है, इसलिए इसको ऋतुओं का राजा कहा गया है। और इसी बसंत ऋतु में फागुन का महीना भी आता है, जिस फागुन के महीने में लोग होली मनाते हैं, है कि नहीं। तो होली तो बड़ा ही मस्ती का त्योहार है, तुम लोग भी जानते हो, है ना। तो इस तरह से जो है बसंत ऋतु का वर्णन है। इसमें यह भी एक प्रकार से प्रकृति वर्णन संबंधी करता है। यह पूर्णतः प्रकृति वर्णन संबंधी करता है, ऐसा समझो। क्योंकि ऋतु का वर्णन, महीनों का वर्णन जिस कविता में हो, तो समझो कि वो कविता प्रकृति वर्णन संबंधी कविता कहलाती है। फागुन का महीना हमारे यहाँ हिंदी में 12 महीने होते हैं। ठीक है। और चैत से शुरू होता है। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादव, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ, फागुन। तो फागुन जो है वो हिंदी महीने का अंतिम महीना है, फागुन। और उस महीने में वो होली जैसा त्योहार आता है। और यह जो फागुन महीना है, तो इसी फागुन महीने में बसंत ऋतु का भी
यहाँ पर बोलबाला रहता है। बसंत ऋतु कायम यहाँ पर रहती है, प्रकृति में आ गई रहती है ना। तो इस तरह से बसंत ऋतु जो है ना, वो बड़ा ही मनोरम और मनोहर ऋतु कहलाती है। इसी के संबंध में यहाँ पर कवि ने कहा है, प्रकृति की शोभा और सुंदरता का वर्णन कवि ने किया है। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि जब बसंत ऋतु का आगमन होता है, जब फागुन महीना आता है हमारे यहाँ भारतवर्ष में, तो इस महीने में प्रकृति बहुत ही सुंदर दिखती है और उसकी सुंदरता, उसकी आभा चारों तरफ फैल जाती है और इतनी आभा हो जाती है, इतनी सुंदरता हो जाती है, सुंदरता की अनंत राशियां यहाँ पर विद्यमान हो जाती हैं। और वो राशियां, सुंदरता की जो वो राशियां हैं, सुंदरता के जो वो वैभव हैं, वो प्रकृति में समा नहीं पाते। इसी से कवि ने कहा है अट नहीं रही है, अर्थात प्रकृति की क्षमता जो है यहाँ पर प्रकृति की क्षमता से उसकी सुंदरता की क्षमता अधिक दिखाई दी है ना। मतलब कि जितनी प्रकृति है उससे कई गुना अधिक उसकी सुंदरता है, तो वो सुंदरता जो है प्रकृति में समा नहीं पाती है। इसीलिए यहाँ पर सुंदरता शब्द के लिए, आभा शब्द के लिए स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग कवि ने किया है, अट नहीं रही है, रही। ठीक है, तो अट नहीं रही है मतलब कि किसी खास महीने में यहाँ पर रही है का प्रयोग क्यों किया है, यह भी सोचने का एक विषय है। रहा, रहे, रही, है ना, वो क्या है, तात्कालिक वर्तमान है। जिस समय में कोई घटना घटती रहती है उस समय में रहा रही का प्रयोग होता है कि नहीं। और ताते ती का भी प्रयोग होता है, लेकिन यह ताते ती जो है वो निरंतरता का प्रतीक है। हमेशा ऐसा होता है जैसे सूरज उगता है, ठीक है, प्रतिदिन सूरज उगता है, सूरज डूबता है, लेकिन रात होती है। रात हो रही है का मतलब हुआ कि तत्काल ऐसा हो रहा है, लेकिन रात होती है, दिन होता है का मतलब यह है कि प्रकृति में हमेशा ऐसा होता रहता है। इसलिए रहता, रहते, रहती का अर्थ हुआ कि माने निरंतरता का यह प्रतीक है। और हो रहा, हो रही, हो रहे का तात्पर्य क्या है, तात्कालिकता का प्रतीक है। उससे हम यह अनुमान लगाते हैं कि तत्काल ऐसा हो रहा है। तो चूंकि बसंत ऋतु का आगमन तो महीने में एक ही बार होता है ना, और फागुन महीने का भी वर्णन साल में एक बार होता है। प्रकृति ऋतु, ये बसंत ऋतु का भी आगमन वर्ष में एक बार होता है, इसलिए रही शब्द का प्रयोग कवि ने किया है। तो कहता है कि अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है कि नहीं। मतलब कि इतनी सुंदरता है और सुंदरता माने इतना, इतनी सूक्ष्म है कि शरीर में वो सटती सी प्रतीत नहीं होती है। चारों तरफ उसका माने उसकी जो है मौजूदगी है कि नहीं। और आगे क्या है, तो कभी उस बसंत ऋतु से बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, तो कहता है कि कहीं सांस लेते हो। बसंत ऋतु से कभी कहता है कि हे ऋतु, जब तुम कभी सांस लेते हो, मानवीकरण किया है। मानवीकरण जो है वो एक अलंकार है ना। तो तुम लोगों ने कई अलंकारों की जानकारी प्राप्त की है। मान लो उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, और यह मानवीकरण अलंकार भी है। यह मानवीकरण अलंकार जो है वो पाश्चात्य देश का अलंकार है। भारतवर्ष में, भारतीय अलंकार शास्त्र में मानवीकरण की चर्चा नहीं के बराबर है। ठीक है, तो मानवीकरण जो है वो अंग्रेजी साहित्य से यह अलंकार
लिया गया है और हिंदी साहित्य के भी कवियों ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। तो मानवीकरण में क्या बताया गया है कि किसी भी जड़ पदार्थ को मानवता की तरह व्यवहार करते कभी दिखलाता है ना। तो यहाँ पर जो है कवि ने बसंत ऋतु का मानवीकरण किया है, मानव की तरह आचरण करके दिखाया है और उससे बात कर रहा है। कवि कहता है कि हे बसंत ऋतु, कहीं तुम सांस लेते हो। तो सांस जब लेते हो, सांस लेने का मतलब कि जब तुम आते हो तो आते ही तुम्हारे आने की आहट चारों तरफ सुनाई पड़ने लगती है। जैसे ही प्रकृति में तुम आते हो, तुम्हारे आते ही चारों तरफ तुम्हारे आने की पहचान मिलने लगती है। चारों तरफ सुंदरता छा जाती है, मादकता छा जाती है, मोहकता छा जाती है, शीतल मंद और सुगंधित हवा बहने लगती है, पेड़ पौधों में नए नए पत्ते और पल्लव आ जाते हैं, हरियाली छा जाती है चारों तरफ, है ना। और बाग बगीचों में फूल खिल जाते हैं और तरह तरह के फूल से प्यार करने वाले जो कीट पतंग होते हैं वे भी विराजमान हो जाते हैं, इर्द गिर्द घूमने लगते हैं, मंडराने लगते हैं, है ना। और मनुष्य को भी जो है जीवन में एक नएपन का एहसास होने लगता है, ताजगी का एहसास होने लगता है। सर्दी का मारा हुआ आदमी, गर्मी का मारा हुआ आदमी, है ना, जब बसंत ऋतु में आता है तो समझो कि उसे एक नवजीवन का एहसास होने लगता है, मनुष्य को भी, हम लोगों को भी। तो इस प्रकार से कवि कहता है कि कहीं सांस लेते हो, तो सांस लेने का मतलब तुम्हारी सुंदरता का विराजमान हो जाना, है ना। कहीं सांस लेते हो या मान लो कि सुगंधित हवा उस समय में बहने लगती है, तो हो सकता है कि सुगंधित हवा ही तुम्हारी सांस हो, यह भी कह रहा है कवि। तो कहता है कि कहीं सांस लेते हो और घर घर भर देते हो। घर घर भर देते हो का मतलब कि भारतवर्ष में सब जगह, सब माने कण कण में जो है तुम्हारी मौजूदगी प्रतीत होने लगती है ना। और इसीलिए कहता है घर घर भर देते हो। बसंत ऋतु का आगमन भारतवर्ष में होता है और जगह भी होता होगा, है ना, लेकिन यह भारतवर्ष की विशेषता है। भारतवर्ष में 6 प्रकार की ऋतुएं बारी बारी से आती हैं और सभी ऋतुओं की अपनी अपनी पहचान है, अपनी अपनी विशेषताएं हैं, है ना। तो बसंत ऋतु की जो विशेषता है उसके बारे में कवि यहाँ पर वर्णन कर रहा है। और उसी प्रकार से हिंदी के 12 महीने भी भारतवर्ष में ही माने जाते हैं, अन्यत्र और भी किसी देश में ये हिंदी के महीने नहीं माने जाते। सारे संसार में हम जानते हैं कि अंग्रेजी अंग्रेजी के महीने होते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, है। भारतवर्ष में भी जनवरी से दिसंबर तक महीने आते हैं, लोग मानते हैं, लेकिन यहाँ पर अंग्रेजी के महीनों से अधिक महत्वपूर्ण स्थान है हिंदी के महीनों का, क्योंकि हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र भी है। तो जो ज्योतिष शास्त्र में जो गणना होती है वो हिंदी के महीने के मुताबिक होती है ना। और इस तरह से कवि कहता है कहीं सांस लेते हो और घर घर भर देते हो। क्या घर घर भर देते हो? तुम्हारी जो सांस है, जो सुगंधित हवा है, वो चारों तरफ भर जाती है, फैल जाती है और उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। ये पर पर का मतलब क्या हुआ? तुमने एक अलंकार पढ़ा होगा, उसका नाम है यमक अलंकार। यमक अलंकार किसे कहते हैं? काव्य पंक्ति में एक ही शब्द जब 2 बार आए और 2 बार आने के बाद उन दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग हो, शब्द तो एक ही रहता है कि नहीं? जैसे काली घटा का घमंड घटा,
तो काली घटा का घमंड, घटा में क्या है, काली घटा का मतलब काले बादल, घटा माने बादल, और घमंड घटा का मतलब घमंड का घट जाना, कम हो जाना। तो एक घटा का अर्थ हुआ बादल, और दूसरा जो शब्द है घटा उसका अर्थ हुआ कम हो जाना। तो शब्द एक ही है, लेकिन दो बार शब्द एक है और दो बार प्रयुक्त हुआ है ना, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग है। तो इस प्रकार से एक ही काव्य पंक्ति में एक शब्द जब कई उसके दो या दो से अधिक बार प्रयोग किया जाए और अर्थ अलग अलग हो, तो ऐसी स्थिति में यमक अलंकार कहलाता है। यहाँ भी देखो पर शब्द जो है दो बार आया है, ठीक है। तो दो बार आया है यहाँ पर, इसका क्या मतलब हुआ, कहता है उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। पर का मतलब एक, पर का मतलब पंख। मतलब जब फागुन का महीना आता है या बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है, तो उस बसंत ऋतु के आगमन होने के बाद मन इतना चंचल हो जाता है, मन इतना प्रसन्न हो जाता है कि लगता है कि आसमान में उड़ जाए, है कि नहीं। तो इस प्रकार से तुम्हारे आने पर आसमान में उड़ जाने का मन करता है। पर एक पर का मतलब पंख और दूसरे पर का अर्थ हुआ लेकिन। कहता है उड़ने, जब तुम आ जाते हो तो तुम्हारे आ जाने के बाद हम सबके मन में एक प्रकार से पंख लग जाता है ना। और पंख लग जाने के बाद फिर आसमान में उड़ने का मन करने लगता है। और फिर कहता है कि आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही। कभी कहता है कि उस तुम्हारे आने पर जो प्रकृति में सुंदरता छा जाती है, तो इतनी सुंदरता, मादकता उसमें होती है, इतनी इतना आकर्षण उसमें होता है कि उस सुंदरता से यदि हम अपनी आंखों को इधर उधर यदि घुमा भी दे तो ऐसा संभव नहीं होता। क्यों? तुम्हारी सुंदरता में जादू है ना। और ऐसा लगता है कि तुम्हारी सुंदरता को हम निहारते ही रह जाएं। कभी बता रहा है, मतलब यह हुआ कि अत्यधिक सुंदरता का वर्णन कवि कर रहा है। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि जब वसंत ऋतु का आगमन होता है तो प्रकृति में इतनी सुंदरता छा जाती है कि उस सुंदरता को देखने के लिए बरबस मन उस ओर आकृष्ट हो जाता है और हमेशा देखते रहने का मन करने लगता है। और यह सबके साथ होता है। तो इसलिए कहता है कि आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सच नहीं रही है। आगे क्या है देखो, कहता है पत्तों से लदी डाल, लदी डाल, डाल शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए वहां पर लदी शब्द का प्रयोग किया गया है, लदा नहीं, ठीक है। लद जाना मतलब झुक जाना, है कि नहीं। तो पत्तों से लदी डाल और कहीं हरी कहीं लाल, मतलब क्या कि पत्ते जो पेड़ों के पत्ते कहीं कहीं लाल लाल दिखते हैं और फिर हरे हरे दिखते हैं। तो कहीं हरी कहीं लाल, कहीं परी है उर में, उर कहते हैं हृदय को, कहीं परी है उर में मंद गंध पुष्प माल, मतलब मंद गंध पुष्प माल। कहता है कि कहीं पर जो है गले में फूलों की माला लटक रही है। इसका क्या तात्पर्य हुआ, किसके गले में फूलों की माला लटकती है? किसी मनुष्य के फूल की माला तो मनुष्य पहनता है, फूल की माला कौन पहनता है? मनुष्य धारण करता है, चाहे देवी देवता को लोग पहनाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर कवि कह रहा है कि तुम्हारे आने पर पेड़ पौधे भी अत्यधिक सुंदर हो जाते हैं, उनमें जो फूल लग जाते हैं तो ऐसा लगता है कि पेड़ पौधे फूल की माला पहन चुके हैं। पेड़ पौधों का भी मानवीकरण किया है कवि ने,
है ना, क्योंकि माला तो आदमी धारण करता है। तो इसलिए कहता है कि कहीं हरी कहीं लाल और कहीं पड़ी है उर में, उर का मतलब गले में, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध। मंद गंध का मंद मतलब क्या हुआ, मंद कहते हैं सुस्त, धीरे धीरे चलना। जैसे हवा बहती है तो मंद मंद, उसी को हवा के लिए मंद शब्द का प्रयोग किया गया है। और गंध भी, क्योंकि उस समय जो हवा बहती है बसंत ऋतु में, तो चारों तरफ से फूलों की सुगंध हवा में तैरने लगती है, इसीलिए मंद गंध शब्द का प्रयोग किया है। और पुष्पमाल, वो जो फूलों की माला होती है, जो पेड़ों में फूल खिले होते हैं, छोटे छोटे पौधों में फूल खिले होते हैं और माला सदृश फूल दिखते हैं, उन फूलों की क्या विशेषता है कि उनकी सुगंध हवा में तैरने लगती है और हवा भी मंद मंद बहने लगती है उस समय बसंत ऋतु में। तो इसलिए कहता है यहाँ पर कि मंद गंध पुष्पमाल पाट पाट शोभा श्री। पाट पाट मतलब कदम कदम पर, जगह जगह पर, ठीक है। पाट पाट शोभाश्री, शोभाश्री मतलब सुंदरता ही सुंदरता, शोभाश्री का अर्थ हुआ सुंदरता, है कि नहीं, जो मन को मोह लेती हो सुंदरता। तो कहता है कि कदम कदम पर तुम्हारी सुंदरता कायम है और उस सुंदरता में मन जो है उलझ जाता है, चाहे वो मनुष्य का मन हो, मानव का मन हो, पशु पक्षियों का मन हो, कीट पतंगों का मन हो। पशु पक्षी भी जीवन में एक नई ताजगी का अनुभव करते हैं, वे भी इधर उधर दौड़ लगाते हैं। कई पक्षी पेड़ों पर बैठ करके खूब बोलते हैं, जैसे तुम देखो बसंत ऋतु में कोयल खूब कूकती है कि नहीं, काली काली कुकू करती जो है, डाली डाली फिरती, है कि नहीं। तो इस प्रकार से कोयल भी बसंत ऋतु, बस कोयल बसंत ऋतु में ही कोयल का आगमन होता है, ये भी जानिए। वैसे तो बसंत ऋतु के अलावे अन्य ऋतुओं में भी कभी कभी कोयल की आवाज सुनाई पड़ती है, लेकिन कोयल एक ऐसा पक्षी है जो विशेष रूप से बसंत ऋतु में ही पाया जाता है कि नहीं। और कहा भी जाता है कि कोयल जो है बसंत ऋतु में अक्सर कूकती रहती है। हमारे यहाँ के गीतकारों ने बसंत ऋतु पर कई गीत लिखे, और जब बसंत ऋतु पर लिखे गए गीतों को पढ़ोगे तो तुम देखोगे कि उन गीतों में कोयल की चर्चा जरूर होती है, इसलिए चर्चा, फूलों की चर्चा जरूर होगी, ठीक है, इसलिए कि बसंत ऋतु की ये सब विशेषताएं हैं। तो सबके मन में जो है एक नवीनता आ जाती है, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे पेड़ पेड़ पौधे हो या मानव हो। और देखोगे फूलों पर भंवरे वगैरह खूब मंडराने लगते हैं। तो इस प्रकार से कवि बताता है कि पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, मतलब कि इतनी सुंदरता है कि उस सुंदरता की कोई सीमा नहीं है, असीम सुंदरता है। अब तो इस कविता के पढ़ने के बाद बात समझ में आ गई कि इस कविता में वसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन हुआ है और फागुन महीने का वर्णन हुआ है ना। और यह भी बताता है कवि कि जब वसंत ऋतु का आगमन होता है और मन प्रसन्न हो जाता है, तो जीवन में इसी तरह की ताजगी होनी चाहिए। और यह भी बताता है कि जब मन प्रसन्न हो तो समझो बसंत ऋतु और फागुन महीने का आगमन हो गया हो। जीवन में प्रसन्नता बहुत जरूरी है, और जब प्रसन्नता आ जाए तो समझो कि बसंत ऋतु का आगमन हो गया तुम्हारे जीवन में। बसंत ऋतु का आगमन जो है, तुम जब बुलाओ तब बसंत ऋतु तुम्हारे जीवन में आ सकती है।
तब फागुन जैसा महीना तुम्हारे जीवन में आ सकता है ना। लेकिन मानव मन की रचना इस प्रकार हुई है कि कभी कभी मनुष्य दुख में डूब जाता है, तो वैसी स्थिति में उसके लिए बसंत ऋतु और फागुन महीने के और का कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो इस तरह जो है तुम्हें ध्यान में रखना होगा कि यह छायावादी कविता है और प्रकृति वर्णन संबंधी कविता है। इसमें बसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन किया गया है और बताया है कि बसंत ऋतु